अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ मेजर इज़ माइंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, मैंने सोचा था इसको सैड करने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा अरे भाई कितना ही सैड करना है, हाँ मैं मेरे बेबीज़ और बाबूज़ बेचारे रोते ही रहेंगे। और हाँ, आज के पार्ट में लीप भी आने वाला है, पूरे के पूरे 6 साल का लीप। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी और ये स्टोरी बस अपने एंड की तरफ ही जा रही है, बस इसके कुछ ही पार्ट्स बाकी रह गए हैं। और क्रेज़ी वाइफ़ का आपने भी बोला था कि मैं उसको नहीं शेयर करूँ, तो मैं नहीं कर रही। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पोपो अपने पेरेंट्स के साथ अब हॉस्पिटल में चला गया था और वहाँ जाके उन्हें गुड न्यूज़ ही मिली थी। हाँ, वही हुआ था जिसके बारे में वो शियान ने सोचा था। वो प्रेग्नेंट था और उसे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। अरे अभी उसकी इस वाली शादी को दिन ही कितने हुए थे, सिर्फ 10 दिन ही तो हुए थे और इतनी जल्दी ये सब कैसे ही हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या ही करे, क्या वो खुशी से उछले कूदे या क्या ही करे। वो शियान को उसने बार बार कॉल की थी, लेकिन शायद वो बिजी था। और मामा पापा भी कितने ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे। वो देख रहे थे बोबो, वो कैसे अब बेचारा शर्माए जा रहा था, उसे थोड़ा अजीब सा ही फील हो रहा था। और मामा ने आके उसे आगे कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए वांग जी, बहुत ज़्यादा। और मैं कहूँ तो लैन जैन, मैं तुम्हारे लिए सच में खुश हूँ। मामा, मैं लैन जैन नहीं हूँ, मैं आपका वांग जी हूँ। आप मुझे सिर्फ वांग जी बोला करें। और वो बचपन का नाम था और नाम से क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं हमेशा से आपका वांग जी था और वांग जी ही रहूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नाम चेंज करने की, उसने बोला था। और मामा अब कितना ज़्यादा ही खुश थी। उनका वांजी सच में बड़ा हो गया और अब तो वो खुद मामा बनने वाला था। फाइनली वो घर आ ही चुके थे और वो अब अपने घर नहीं गया था, वो आज रात इधर ही रुकने वाला था। हाँ, सुबह वो चला ही जाएगा। और फिर उसने वो शियान को कॉल कर ही ली थी। वो शियान जो कहीं ज़्यादा ही बिजी था, वो फिर भी कॉल उठा ही नहीं रहा था। और वो सोच रहा था वो इसे कैसे ये वाली खबर दे। और फिर उसने उसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके बता ही दिया था कि वो पापा बनने वाला है। और साथ में रिपोर्ट्स की एक फ़ोटो भी भेज दी थी और उसके साथ कुछ और भी भेजा था उसने। वो मिरर के सामने खड़ा हो गया था और खुद को इमेजिन कर रहा था जब कुछ टाइम के बाद कैसे उसका बैरी बड़ा हो जाएगा, कैसे ही वो दिखने लगेगा मोटू सा, गोलू मोलू सा। और वो सोच के ही आप जैसे उसके होंठों पे स्माइल ही आ रही थी। हाँ, ये भी लाइफ का एक फेज़ है। ये सब बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी उनका छोटा कैप्टन या मेजर आने वाला या आने वाली होगी। वो शीशे के सामने खड़ा हो गया था और उसने एक छोटा-सा पिलो लेके जैसे अपनी शर्ट के अंदर ही रख लिया था। वो खुद को देख रहा था। हाँ, मैं कैसा ही लगूँगा ना। और खुद ही उसे शर्म भी आ गई थी। और कितनी सारी सेल्फ़ीज़ उसने बना ही ली थी। ये सब मैं अपने हस्बैंड को भेजूँगा। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था और उसे नहीं पता था कि शायद उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए ही है। वो अपने रूम में लेट चुका था और अब उसे बहुत सर्दी नींद आने वाली थी। वो शियान को उसने मैसेजेस कर भी लिए थे और उसे पता था जब वो फ्री होगा वो देख भी लेगा। नेक्स्ट डे वो ऐसे ही उठा था, उसकी तबीयत बस ऐसे बोझल-बोझल सी थी, लेकिन आज उसका लास्ट डे था उस खड़ूस के साथ, तो वो ज़रूर ही जाएगा। अपनी ये वाली टेस्ट फ्लाइट उसे पास करनी थी, तभी तो उस कमीने से जान छूटेगी। वो तैयार हो रहा था और मामा ने उसे कितना ही बोला था कि आज वो ना ही जाए। मामा प्लीज़ मुझे जाना होगा, मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। और मैंने भी तो कितना बढ़-चढ़ के बोला था ना कि मेरी पर्सनल लाइफ़ कभी भी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बीच में नहीं आएगी। और वैसे भी मुझे तो ये सब करना है ना, मेरा काम है और मैं इतनी जल्दी घर नहीं बैठ सकता। लेकिन मामा कुछ भी नहीं होता ना, आपका बोबो बिल्कुल भी वीक नहीं है, वो सब कर सकता है। तुम अपना ध्यान रखना, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें शुरू-शुरू में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। मामा को परेशानी हो रही थी। मामा, मैं अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता हूँ और आप फ़िक्र नहीं करें, मैं यहाँ पे ही वापस आ जाऊँगा इसी घर में। जब तक वो शियान नहीं आते मैं अकेला नहीं रहूँगा, मैं इधर ही आ जाऊँगा। लेकिन अभी मुझे जाना होगा।
पहले मैं घर जाऊँगा, वहाँ पे मेरा कुछ सामान है वो लेके फिर मैं चला ही जाऊँगा एयरबेस पे। अपना ख़्याल रखिएगा। वो मामा से मिल रहा था और पापा अभी तक घर में ही थे। वो कहीं बाहर नहीं गए थे और उनसे मिल के अब वो अपनी बाइक स्टार्ट कर ही चुका था। उसे अब एयरबेस ही जाना था। वो शियान ने अभी तक कोई भी कॉल बैक या मैसेज नहीं किया था और बोबो को पता था उसकी ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा टफ है और कितने ही सारे लोग थे जो उसके अंडर थे ना, कितने सारे लोग का उसे ध्यान ही रखना पड़ता था। हाँ, ये उसके काम है और वो अपनी ड्यूटी पे है। बोबो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, वो समझता है। वो एक सोल्जर है और उसका हस्बैंड भी तो एक सोल्जर है और उसकी ज़िम्मेदारियाँ कहीं ज़्यादा हैं बोबो से। वो कोई भी गिला नहीं करेगा। उसे बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने हस्बैंड पे और उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। वो समझता है, वो सब ही समझता है। वो ऐसे ही अपने घर आके अब अपनी सारी चीज़ें चेक कर रहा था और उसने अच्छे से लॉक लगाया था और जूली और रीटा को कॉल करके बोल दिया था कि वो 1-2 दिन के लिए ना ही आएँ। जब वो घर में है ही नहीं तो क्या ही सफाइयाँ करनी है और किसके लिए खाना बनाएँगी वो दोनों। उसने उन्हें छुट्टी दे दी थी और वो सारी चीज़ें देख रहा था। सब कुछ ही तो लॉक था ना। हाँ, लेकिन वो शियान ने उसे क्या ही बोला था। उन चीज़ों का ध्यान रखना, वो लैपटॉप, उसका क्या करे? उसे उसने निकाल लिया था कबर्ड से और अब वो दोबारा उसे अच्छे तरीके से चेक करके सही से लॉक लगा के और पासवर्ड का तो उसे पता ही था ना, वो सब चेक कर चुका था और फिर उसने लॉक लगा के लैपटॉप को दोबारा से रख ही दिया था। हाँ, अब कोई भी पासवर्ड नहीं खोल सकता था। पासवर्ड का सिर्फ उसे और वो शियान को ही पता था और किसी को भी नहीं। और अब उस यूएसबी की बारी थी, उस फ्लैश ड्राइव की, और उसने वो भी निकाल ली थी। मैं इसे कहाँ ही रखूँ, कहाँ रखूँ मैं इसे? और फिर उसे ध्यान आया था अपने लॉकेट का। हाँ, मैं इसे यहाँ पे भी रख सकता हूँ। वो उस फ्लैश ड्राइव को अपने लॉकेट के साथ ही लटका चुका था और उसने शर्ट के अंदर उसे छुपा ही लिया था और अब वो रेडी हो चुका था। उसने घर को अच्छे तरीके से लॉक किया था। उसे हर चीज़ का ध्यान रखना है। उसके हस्बैंड की अमानतें हैं, ये दोनों चीज़ें, और उसका बच्चा भी। वो सब का ध्यान रखेगा, वो किसी के ऊपर कोई भी आँच नहीं आने देगा। वो यही सोचता था। वो अब 20 मिनट के बाद ये अपनी जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे शू यांग उसका वेट ही कर रहा था। ओह! तो आप रेडी हो कैप्टन वांग जी? यस सर, उसने बोला था और एकदम जैसे वो चक्कर खा के फिर से गिरने ही वाला था। आर यू ओके? वो एकदम उसके करीब हुआ था और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। आई एम ओके सर, आई एम ओके, आई हैव टू गो। उसने एकदम से जैसे मुंह पे हाथ रखा था और वो वॉशरूम की जाने भी भाग गया था और शू यांग बस वैसे ही कन्फ्यूज था ही खड़ा रह गया था। वांग जी थोड़ी देर के बाद आ गया था। आई एम सॉरी सर, अगर आप ठीक नहीं हैं तो हम नहीं चलें क्या? नो सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलें, हमें चलना होगा, अपना मोबाइल रख दें। शो यांग ने कहा था और वांग जी ने बस एक बार अपने मोबाइल को देखा था। अभी तक उस शियान का कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आई थी और उसने उसे रख भी दिया था। ओके सर। और जाने क्यों ही उसका दिल एक बार ज़ोर से ही धड़का था ये सब करते हुए। हाँ, ये सब प्रेगनेंसी की वजह से है। वो प्रेग्नेंट है और एकदम से वो अब कैसे ही जहाज़ उड़ाने वाला है, ये उसी वजह से होगा। वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद, अच्छे तरीके से अपना पैराशूट सेट करने के बाद, अब जहाज़ में बैठ चुका था शू यांग उसके साथ वाली सीट पे, और अब वो बस जेट को स्टार्ट ही कर रहा था और थोड़ी देर के बाद वो हवा में थे और फ्लाई कर रहे थे। वो अपना फोकस नहीं खोना चाहता था, वो सही से बस फ्लाई कर रहा था और शू यांग देख रहा था। वो आज भी सही से साफ कर रहा है। और फिर अब नीचे आने का टाइम होने ही वाला था और शू यांग ने उसे रोक दिया। नो कैप्टन वांग जी, हमें यहाँ से थोड़ा और आगे जाना है। क्या बोल रहे हैं सर? हम यहाँ तक ही आते हैं और कल भी मैं यहाँ तक ही आया था। इसके बाद हमारी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है। तुम कौन हो? तुम इंस्ट्रक्टर नहीं हो, वो मैं हूँ। तुम आगे ही चलोगे। नो सर, मैं जानता हूँ और मैंने अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे आने के बाद हमारी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है और इसके बाद वो इल्लीगल इलाका है और हम वहाँ पे नहीं जा सकते। हम वापस जाएंगे। वांग जी ने एकदम सीरियस होके बोला था और शू यांग उसे देख ही रहा था। ये मासूम सा नज़र आने वाला
नया कैप्टन इतना भी मासूम नहीं था, वो काफ़ी तेज़ था। तो कैप्टन वांगजी, तुम्हारा ऑफिसर तुम्हें ऑर्डर कर रहा है कि तुम आगे चलोगे। नो, अगर मेरा ऑफिसर मुझे कोई इल्लीगल काम करने को बोलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और हाँ, ये जहाज़ कोई आपके बाप की जागीर नहीं है जो आप मुझे जहाँ लेके जाने को बोलेंगे मैं लेके जाऊँगा। समझ गया? उसने बोला था और शो यांग को यकीन ही नहीं आया वांगजी इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करेगा। और तभी उन्हें कंट्रोल टावर से मैसेज भी आना शुरू हो गया था। कैप्टन वांगजी, प्लीज़ अपने प्लेन को वापस लेकर आएं। वो पीछे से बोल रहे थे। यस सर, आई एम कमिंग, उसने जवाब दिया था। नो, वी कांट गो बैक, तुम्हें आगे जाना होगा। शो यांग ने ऑर्डर दिया था और अब की बार उसने एकदम से गन भी निकाल ली थी और वो उसे वांगजी की बैली पे रख चुका था। और पीछे कंट्रोल टावर से सब उसकी आवाज़ सुन भी रहे थे। कैप्टन वांगजी, आर यू ओके? यस सर, आई एम ओके। और ये जेट अब वापस आ गई रहेगा। नो, तुम ये जेट आगे लेके जाओगे, समझ गए तुम? और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दूं, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। शू यांग ने बोला था। वांगजी एकदम से जैसे चुप ही हो गया था। उसे कैसे पता चला वांगजी की प्रेगनेंसी का? शौक हो गए ना? मैं इस जहाज़ को वापस लेके जाऊंगा, समझ गया? मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यहाँ पे ही मार दूंगा, समझ गए तुम? मेरी बात मानो। अगर अपनी जान प्यारी है और अगर अपनी जान नहीं प्यारी तो इस बच्चे का ही सोच लो, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं। तुम कैसे उसे मार सकते हो? तुम तो अपने हस्बैंड से प्यार करते हो ना? कैसे तुम उसके बच्चे को पैदा होने से पहले ही उससे छीन सकते हो? कर सकते हो क्या? सिर्फ एक जहाज़ के लिए? मेरे लिए मेरी कंट्री और मेरी ड्यूटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सही हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो ठीक है फिर, अब तुम मरने के लिए तैयार रहना। शो यांग अभी देख रहा था, फिर उसकी नज़र एकदम से जैसे वांगजी के गले में पड़ी उस फ्लैश ड्राइव पे पड़ी थी। ये क्या है? उसने एकदम से वो चेन खींच ली थी और वांगजी जैसे हिल ही गया था। ये मुझे वापस करें। ओह, इस पे तो कुछ लिखा हुआ है। उसने एकदम से उसको पढ़ा था। कॉन्फिडेंशियल। ओह, कैप्टन वांगजी, मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, तुम सच में ग्रेट हो। मैं तो सोचता था तुम बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, लेकिन तुम तो बहुत काम के निकले। आज तो ये जहाज़ जा गिरेगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आई लव यू सो मच मेरे कैप्टन। उसने जैसे उसे आगे कर लिया था और वांगजिया गुस्से से उसकी जानिब देख रहा था और पीछे से कंट्रोल टावर उसे बार बार वापस आने के लिए बोल रहा था। कैप्टन वांगजी, क्या आप सुन रहे हैं? कैप्टन वांगजी। लेकिन वांगजी अब कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। देखिए, अगर आपने प्लेन को वापस नहीं लिया तो हमें फायर करना पड़ेगा, आप आगे नहीं जा सकते, वो बोल रहे थे। लेकिन वांगजी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे। वो अपने बच्चे के लिए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये तो वो शान की अमानत थी ना, उसे किसी ना किसी को खोना पड़ेगा। ये मुझे वापस कर दें, जो आप बोलेंगे मैं वैसे करूँगा। हाँ, मैं तुम्हें वापस कर दूँगा, लेकिन ऐसे कैसे? तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि तुम्हें ऐसे ही मार दूँगा। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। जब से मैंने तुम्हें उस दिन देखा था तुम्हारे घर में शर्टलेस, मैं तो तब से तुम पे अपना दिल हार बैठा हूँ। और मुझे ये प्लेन नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। और ये, उसने वो जैसे उसके आगे की थी, ये चाहिए था मुझे। और देखो, मुझे तो सब ही मिल रहा है, तो अगर प्लेन भी मिल जाए तो अच्छी बात है ना। तो इसे आके लेके चलो। क्यों कर रहे हो आप? क्यों ही कर रहे हो ये सब? वांगजी ने एकदम से अपना माइक आगे कर लिया था और अब उसकी आवाज़ साफ साफ कंट्रोल टावर में जा ही रही थी। और शू यांग साहब भूल भाल के उसे अपनी सच्चाई बताने ही वाला था, क्योंकि तुमने मुझे ये करने पे मजबूर किया है। जानते हो कैप्टन वांगजी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी से नहीं। मुझे उस बोबो से नफरत थी जिसने 6 साल पहले मेरे भाई को शूट ही कर दिया था। मैंने किसी को शूट नहीं किया, वो बोल रहा था। तुमने शूट किया था, याद है तुम्हें? जब तुम स्कूल में थे और तुम्हारे स्कूल पे अटैक हुआ था, तुमने वहाँ पे 2 लोगों को मार डाला था।
उनमें एक मेरा भाई भी था। समझ आई तुम्हें? तुम कातिल हो और अब तुम्हें अपना किया भुगतना पड़ेगा। तुम फिर वापस चले गए थे। मैंने कितने साल इंतज़ार किया और फिर मेरे पापा ने मुझे बोला कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना चाहिए। हमारे आदमी हर जगह पे हैं, आर्मी की हर फील्ड में ही हैं हमारे आदमी। और थैंक गॉड मेरा इंतज़ार रायगा नहीं गया और मुझे तुम मिल गए। तुम वापस आ गए और मैंने कितना इंतज़ार किया था तुम्हारा, तुम्हें मारने के लिए, अपने भाई का बदला लेने के लिए। और देखो आज वो मुझे मिल गया। लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। तुम्हें बस कुछ टाइम मेरे साथ रहना होगा। और ये तुम्हारा बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? इसको भी मार देंगे। तुम बस मेरे रहना। और अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहो तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। वो बोल रहा था और वांगजी जैसे वहीं चुपचाप ही बैठा रह गया था। उसकी सारी बातें आप पीछे कंट्रोल टावर में सुनी जा रही थी। कैप्टन वांगजी, आपको इसकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन को नीचे ले आएं, हम आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। पीछे से आवाज़ आई थी और वो कोई ऑफिसर ही बोल रहा था। लेकिन कैप्टन वांगजी आप बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था। कैप्टन वांगजी, आप ठीक है ना? वो पूछ रहे थे और वांगजी अभी भी चुप ही था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था उसका इतने सालों पहले किया गया एक काम ऐसे ही उसके सामने आ जाएगा। मैं कुछ भी नहीं करूँगा। चाहे तुम मुझे मार दो, चाहे मेरे बच्चे को मार दो, लेकिन मैं कोई भी गद्दारी नहीं करूँगा। और तुम्हारा भाई जो भी था वो एक टेररिस्ट था और वो ही तुम हो। और मैं कभी भी किसी के आगे नहीं झुकता। मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं किसी के आगे झुकूँगा नहीं, इसके लिए भी नहीं। उसने उसके पेट पे जैसे फिर से गान लगाई थी। हाँ, इसके लिए भी नहीं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी कंट्री है, मेरी ड्यूटी है। और तुम्हारा हस्बैंड? और वांगजी अब फिर से चुप हो गया था। वो इम्पोर्टेंट नहीं है? प्यार नहीं करते तुम? हाँ, ये उसने तुम्हें दी होगी ना और तुम इसे संभाल के नहीं रख सके। हाँ, इसमें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पापा तक पहुंच गई तो क्या होगा जानते हो तुम? इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियर वेपन्स से लेके नए कैडर्स तक हर चीज़ की। और जितने भी सोल्जर जो न्यू आए हैं सब की होगी ना। वो कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो हमें तो बहुत आसानी हो जाएगी उन सब को मारने में। और तभी तो हम तुम लोगों से अपना इलाका आज़ाद करवा लेंगे जहाँ पे तुम्हारी कंट्री ने ज़बरदस्ती कब्जा ही किया हुआ है। वो बोल रहा था और वांगजी बा साहब कुछ भी सुन नहीं रहा था। उससे बस वो चाहिए था वो फ्लैश ड्राइव और वो उसके लिए हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। टेररिस्ट शूरियांग, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कैप्टन वांगजी, चाहे एक ओमेगा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी इतना वीक नहीं होगा कि वो तुमसे हार जाए। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मैं ये तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तुम जो मर्जी समझो। वांगजी इतना भी वीक नहीं था जितना शू यांग ने उसे समझ लिया था। और वांगजी ने एकदम से जैसे कंट्रोल टावर में मैसेज ही सेंड किया था। सर, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। अगर मैं बच गया तो ठीक है, वरना आप इस प्लेन को उड़ा सकते हैं। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए या फिर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी कंट्री के साथ गद्दारी करूं। आप इस जहाज़ को उड़ा सकते हैं, मुझे बस 2 मिनट का टाइम चाहिए। वो बोल रहा था और शू यांग जैसे उसकी दीदा दिलेरी पे हैरान ही था। वांगजी ने एकदम अपनी पूरी फोर्स लगा के उससे वो फ्लैश ड्राइव छीन ली थी। और दूसरे ही लम्हे वो अपने जेट का डोर खोल के अब बाहर की तरफ छलांग ही लगा चुका था। उसने अपना पैराशूट भी ओपन कर ही लिया था। ये सब उसे शू यांग ने सिखाया था। और अब वो उससे बाय बोल रहा था। गुड बाय सर, थैंक यू मुझे ये सिखाने के लिए। अगर आप नहीं सिखाते तो मैं तो यहाँ से वैसे ही कूद जाता और मैं मर जाता। थैंक यू सो मच एंड मुझे दोबारा से नज़र मत आइएगा, उसने बोला था। और दूसरे ही लम्हे जैसे एक रॉकेट उड़ता हुआ उसके प्लेन को उड़ा चुका था और साथ में शू यांग को भी। वांगजी ने सब कुछ ही बचा लिया था।
हाँ, बस वो जहाज़ नहीं बाँट सका था, लेकिन बाकी सब तो ठीक था और कंट्रोल टावर वालों को पता चल ही गया था। वांग जी ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो फायर उन्होंने ही तो किया था। वांग जी बस पैराशूट से नीचे आने वाला था कि तभी उसकी आँखों के सामने जैसे अंधेरा ही छा गया था। हाँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, इतना ज़्यादा ऊँचाई से नीचे आने की वजह से एकदम जैसे उसका फ़ोबिया फिर से ही उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और वो प्रेग्नेंट भी तो था ना। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर सका था, लेकिन फिर उसका बैलेंस नहीं रहा। वो वैसे ही अब आँखें बंद करके बस नीचे गिरे जा रहा था। कैप्टन वांग जी, कैप्टन वांग जी, पीछे से बस आवाज़ें आई जा रही थी, लेकिन कैप्टन वांग जी अब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देने वाला। वो बस ऐसे ही बेजान सा होके एकदम बहुत ज़ोर से ही नीचे गिरा था और उसका सर एक पथरीली चट्टान से टकराया था और वो अब वहीं ज़ख्मी होके गिर चुका था। थोड़ी देर गुजरी थी कि रेस्क्यू वाले पहुंच ही चुके थे। वो उसको देख रहे थे, उसके सर में कितनी सख्त ही चोट लगी थी। वो उसे रेस्क्यू कार के लेके जा रहे थे और सब भी उसकी तारीफ़ कर रहे थे जो भी उसने किया था। फाइनली वो शियान ने मैसेज देख ही लिया था, वो कितना ज़्यादा खुश था। और तभी उसे न्यूज़ भी मिली थी कि ऐसे ही थोड़ी देर पहले एक यंग पायलट ज़ख्मी हो गया था और वो शियान का दिल जैसे धक से ही रह गया। बोबो प्रेग्नेंट था और वो कैसे ज़ख्मी हो गया, क्या हो गया होगा उसको? उसने जल्दी से कॉल मिलाई थी और तभी एयरबेस में लोगों ने उसे जवाब भी दिया था। वो कैप्टन वांगची था जो कि ज़ख्मी हो गया था और जिसने एक टेररिस्ट से अपने मुल्क की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बचा ही लिया था। वो सब बोबो की तारीफ़ कर रहे थे, उसे ज़्यादा नहीं चोट लगी, बस उसके सर में चोट लगी थी। वो ठीक हो जाएगा। वो शियान का तो जैसे दिल बैठा ही जा रहा था, पता नहीं क्या ही होगा। वो जल्दी से अब वापस आना चाहता था और बोबो अब हॉस्पिटल में ही था। थैंक गॉड उसे कोई ज़्यादा चोटें नहीं लगीं। उसका बच्चा भी एकदम ठीक था, लेकिन जो उसके सर पे चोट लगी थी उसका क्या? वो शियान बस दुआ कर रहा था सब ठीक हो। बोबो को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। 2 घंटे गुज़रे थे और बोबो बस अब होश में ही आ रहा था और मामा-पापा उसके साथ ही थे। वो शियान कितना ज़्यादा खुश था। बोबो ठीक हो गया और ये सर की चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। उसने इतना बड़ा काम किया है। वो शियान एकदम से आगे बढ़ के जैसे उससे लिपट ही गया था। ओह बोबो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने सच में मेरा नाम बहुत ज़्यादा ऊँचा कर दिया और तुम काफ़ी ग्रेट हो। बहुत ज़्यादा अच्छे हो तुम। आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच माय लिटिल बोबो। गधा, मैंने क्या कर दिया? वो एकदम से बोला था और वो शियान तो बस इसी लफ्ज़ पे अटक ही गया था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम मुझे गधा क्यों बोल रहे हो? तो और क्या बोलूँ? आप मेरे भाई नहीं हो क्या? और मैं कौन हूँ? तुम बोबो हो ना? वांजी हो, मेरी प्यारी सी लिटिल वाइफ। मैं और लिटिल वाइफ। वो एकदम से जैसे हंसने ही लगा था और वो शान अब एकदम दूर ही हुआ था। उसे कुछ गलत होने का इशारा मिल रहा था। मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं तो बिल्कुल 5 साल का हूँ ना, मैं कैसे आपकी वाइफ हो सकता हूँ? मामा पापा देखें गगा क्या ही बोले जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तो हम स्कूल में मिले थे और देखें ये कैसे ही मुझे अपनी वाइफ ही बना रहे हैं। वो जैसे हंसते हुए बोल रहा था और वो शियान उसे शॉकिंगली देखे ही जा रहा था। ये बोबो को क्या हो गया? वैसे क्यों ही बोले जा रहा है? वो शियान जल्दी से भागकर डॉक्टर के पास ही गया था और डॉक्टर अब आके बोबो को चेक ही कर रहा था जो कि अब सर में दर्द होने की वजह से रो भी रहा था और रोते रोते उसने कितनी सारी चीज़ों की फरमाइश भी कर डाली थी। उसकी फेवरेट चॉकलेट, दूध और नूडल्स भी वो सब खाने वाला था। और बोबो क्या ही हो गया था उससे? वो शान को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और फिर डॉक्टर ने बता ही दिया था बोबो के सर में चोट लगने की वजह से वो आप अपनी मेमोरी खो ही चुका है। हाँ, उसे बहुत साल पहले वाली चीज़ें याद हैं, लेकिन अब की तो बिल्कुल नहीं। और वो शान जैसे अब चुप करके बैठ ही गया था और मामा पापा भी परेशान ही हो गए थे। अरे क्या हो गया काका, मुझे चोट ही तो लगी है। इधर आए ना मेरे पास, आप मुझे खिलाएंगे नहीं? इधर आए। और आप यूनिफॉर्म में आ गए। आप तो अभी स्कूल में थे ना, आपने कैसे ही इतनी जल्दी यूनिफॉर्म ले ली? मैं भी आर्मी में जाऊंगा। मुझे नहीं पता पापा, एक बार मैं ठीक हो जाऊँ ना फिर मैं भी आर्मी में जाऊंगा। मैं बड़ा होकर आर्मी में जाऊंगा। मैं
सोल्जर बनूंगा। वो खुशी खुशी बता रहा था और जैसे खाए जा रहा था। और वो शियान अब चुप ही था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। गगा मेरे पास आए, मुझे नहीं पता, मुझे आपके पास रहना है। वो जैसे बोले जा रहा था और फिर उसने रोना भी शुरू कर दिया। और वो शियान अब उसके पास चला गया था। अब उसका बोबो, जो उसका हो के भी उसका नहीं रहा, वो क्या करेगा। उसने बोबो को आगे कर लिया था। बोबो, मेरे प्यारे काका, मेरे सबसे अच्छे भैया हैं, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच। बस आप मेरे साथ ही रहिएगा। और हाँ, हम स्कूल नहीं जाएंगे। मेरे सर में चोट लगी है ना, अभी बिल्कुल स्कूल नहीं जाएंगे। वो वहाँ पे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा ही तंग करते हैं। आपको पता है, वो कहते हैं वो मुझे छत से नीचे ही गिरा देंगे। ऐसे तो मैं मर जाऊँगा ना, है ना। कोई तुम्हें नहीं मारेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ, आप भी, हम दोनों कल मिल के स्कूल जाएंगे। उसने बोला था और वो शियान बस चुप करके अब सारी हिला के रह गया था। बोबो, जो एक बच्चे की माँ बनने वाला था, वो भी एक दिमागी तौर पर बच्चा ही बन चुका था। और मामा पापा बस वो शियान की तरफ ही देख रहे थे। बोबो की जान तो बच गई थी, लेकिन उसने अपना करियर और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी वो दोनों तो खो ही दी थी। लेकिन वो शियान, वो तो आज भी उसके साथ था ना, और वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बोबो पागल ही क्यों ना हो जाए। टाइम बस ऐसे ही था और बोबो की चोट ठीक हो गई थी और वो कितनी ज़्यादा ज़िद करता था स्कूल जाने की, लेकिन वो उसे कहाँ स्कूल लेके जाते। वो शियान को अपनी ड्यूटी पे भी जाना होता था और वो बोबो के सामने बस स्कूल का यूनिफॉर्म ही पहन के रहता था। और बोबो उसे देख के कितना ज़्यादा ही हंसता था। हाँ, आप इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए, मुझे ये तो बताएं, कौन सा वाला दूध पीते हैं आप, मैं भी वही पीऊँगा। मामा, आप मुझे भी वो मिला के दीजिएगा। और वो शीशे में कभी खुद को देख के जैसे खुद ही स्माइल करने लगता था। अरे वाह मामा, देखें तो मैं कितना ज़्यादा ही लंबा हो गया हूँ। कल तो मैं छोटू सा था, ये इतना सा, और ये मेरे सारे टॉयज़ किधर के हैं। वो घर में बस यहाँ से वहाँ घूमता फिरता रहता था और यही बोलता रहता था। और वो शियान कुछ भी नहीं खा सकता था सिवाय उसकी हाँ में हाँ मिलाने के। और डॉक्टर्स ने बोला था वो जल्दी ठीक हो जाएगा जब उसकी चोट ठीक होगी, क्योंकि उसके ब्रेन में क्लॉट ही बन चुका है। वो उससे बिल्कुल भी दोबारा से ऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और शायद वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाए। और वो शियान बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। चाहे बोबो पागल बन के रहे, लेकिन उसके साथ रहे, सामने रहे, उसके लिए यही काफ़ी है। वो ज़िंदा रहना चाहिए, चाहे जैसे भी रहे। और वो शियान उसके सही होने का इंतज़ार ही करेगा। जब तक वो ठीक नहीं होता, वो वैसे ही उसके लिए उसका बड़ा भाई, उसका गगा ही बन के रहेगा और वो उसका लिटिल बोबो ही रहेगा। और वो शियान का ये इंतज़ार बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा था। पूरे 6 साल तो उसने गुजार दिए थे और इन 6 सालों में बोबो बस अब खुद को 12 साल का ही समझ रहा था। वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था और इन 6 सालों में बोबो ने बहुत मुश्किल से सही रो पीट के एक बेटी को भी जन्म दे ही दिया था, जो उसकी एक ही बेटी थी। और उसके बाद तो वो शियान उसके कभी करीब ही नहीं गया। वो सब अब दोबारा से पहले वाले घर में रहते थे, जहाँ मामा पापा थे और उसकी बेटी भी, इज़ाबेल। और अभी इज़ाबेल जो अपने स्कूल से ही आई हुई थी, वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। छोटे पापा, ये आप इस बोबो को समझा लें, ये जब देखो मेरे से लड़ाई करता रहता है। आज भी इसने क्या किया, मैं सुबह स्कूल जाने वाली थी, इसने मेरी सारी बुक्स ही निकाल के फेंक दी और मुझे पता ही नहीं चला मुझे कितनी ज़्यादा डांट पड़ी टीचर से। वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और रो रही थी। वो बोबो की बेटी थी और बोबो की तरह ही बहुत ज़्यादा नाक चढ़ी थी। और वो शियान को छोटे पापा ही बोलती थी और बोबो तो उसके लिए बोबो ही था। वो बिल्कुल नहीं जानती कि बोबो उसका भाई नहीं बल्कि उसी की माँ ही है। मैं क्या करूँ, और तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है ऐसे सबके बीच में मुझे छोटे पापा मत बोला करो। मैं तुम्हारा गगा हूँ ना, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बास करते हैं आप बड़े भाई हैं, बाल देखें आपके आधे से ज़्यादा सफ़ेद होने वाले हैं और कहाँ से कि आप मेरे भाई हो गए। मेरा भाई बस ये खड़ूस बोबो है,
उसने बोबो की जानिब इशारा किया था, जो कि अब बेटा वीडियो गेम्स ही खेल रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों ही है, पागल कहीं का, गधा कहीं का। हे इज़ाबेल, खबरदार जो तुमने बोबो के बारे में एक भी लफ्ज़ बोला हो तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। वो तुमसे बड़ा है, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो जियान को गुस्सा ही आ गया था। अरे, अगर वो बोबो की सच्चाई नहीं भी जानती तो उसे कोई भी राइट नहीं है कि वो ऐसे उसकी इंसल्ट करे। वो उसकी माँ था और वो कैसे ही बोल सकती है। और बोबो को भी तो नहीं पता कि वो उसकी बेटी है। जब बोबो की डिलीवरी का टाइम करीब था तो वो जियान और मामा पापा ने उससे कितना ही झूठ बोला था कि उसके पेट में पानी भर गया, और फिर बेचारे को बीमारी का डरावा दे के उन्होंने उसका ऑपरेशन भी करवा ही लिया था। और बेचारा कितना ज़्यादा रो रहा था जब उसे अपना पेट ही कटवाना पड़ा। तुम बहुत ज़्यादा जूसेस पीते थे ना, इसी वजह से तुम्हारे पेट में पानी इकट्ठा हो गया था। हाँ, अब मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा, यह बहुत ज़्यादा पेनफुल है। वो इज़ाबेल को पैदा करने के बाद ऐसे ही रोता रहता था, और वो शियान ने बस उसे अपने सीने से ही लगा लिया था, और उसने यही बताया था कि वो एक छोटी बच्ची है जिसे मामा ने पैदा किया है। वो उनकी छोटी बहन है, उसने यही बोला था, और बोबो ने मान भी लिया था। उसे क्या ही पता था कि बच्चे कैसे ही होते हैं, और मामा एकदम से बिना प्रेग्नेंट हुए कैसे ही एक बच्ची को पैदा कर गई। उसके लिए बस यही काफ़ी था कि उसका पेट ठीक हो चुका है, जो इतना बड़ा फूल के गुब्बारा ही हो चुका था। और आज 6 साल होने के बाद भी बोबो इसी वहम में जी रहा था। उसे बिल्कुल भी इज़ाबेल अच्छी नहीं लगती, और ना ही वो उसे अच्छा लगता था। वो दोनों ही एक दूसरे से जेलस होते थे जियान को लेके। वो उसे अपना गगा बनाना चाहता था, और इज़ाबेल उसको अपना छोटा पापा, क्योंकि भैया कहने को तो बिल्कुल उसका दिल नहीं करता था इस बूढ़े से जियान को। शाम हो चुकी थी और अब वो डिनर की टेबल पे बैठे हुए थे, और वो जियान को अब ये दो दो बच्चे ही संभालने थे। एक साइड पे बोबो था जो कि उसका बाजू पकड़ के ही बैठा हुआ था, और दूसरी साइड पे इज़ाबेल थी जो के पास गुस्से से लाल आंखें लिए देख रही थी। मैं बता रही हूँ बोबो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, आज मेरी बारी है। क्या तुम्हारी बारी है? तुम परसों सोई थी ना? नहीं, आज भी मैं ही सोऊंगी। पापा देखें, आप देख रहे हैं ना, हमने अपनी अपनी बारी पे सोना था ना गगा के साथ। ये बोबो ऐसे कैसे कर सकता है कि कल सोया था, आज मेरी बारी है, मैं सोऊंगी, ये मेरे गगा हैं। उसने विशान का दूसरा बाजू पकड़ लिया था, और विशान ने जैसे उसे उठा के अपनी गोद में बिठा लिया था। गगा, ये सब क्या हो रहा है? आप मेरे हो ना, है ना? मेरे गगा हो आप, इसके नहीं हो। उतारो इससे, उतारो इससे, इस बंदरिया को उतार फेंको, नहीं तो मैं बता रहा हूँ मैं ये सारा खाना फेंक दूंगा, बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा, और मैं अपनी मेडिसिन भी नहीं लूँगा। वो एकदम कितना ज़्यादा गुस्से में ही आ गया था, और वो शियान अब बेचारा बीच में ही फंस गया था। ओके बच्चों, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे लड़ोगे तो गगा को परेशानी होगी, और तुम क्या चाहते हो गगा परेशान हो जाए, वो खाना भी नहीं खाएं? मामा अब उन दोनों को प्यार से देख के समझा रही थी। नहीं, हम गगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों ने एक साथ ही बोला था, और फिर मामा ने सल्यूशन दे ही दिया था। तुम दोनों ही अपने गगा के पास सोना, ठीक है? अब लड़ाई बंद। हाँ, लेकिन ये जो एक दिन ज़्यादा सोया था उसका हिसाब कौन देगा? इज़ाबेल को फिर से अब बराबरी का हिसाब किताब याद आया था। तो क्या हो गया, वो बड़ा है ना। हाँ, तो बड़ा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा हक मारेगा, और छोटों के भी बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे एक एक्स्ट्रा रात चाहिए जो मैं गगा के साथ सोऊंगी। समझ गए आप दोनों? वो गुस्से से ही बोल रही थी, और मामा पापा अब सारी पकड़ के बैठ गए। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर पहले सो जाना, 9 बजे फिर मैं आ जाऊँगा। आप ठीक है ना? बोबो ने खुद ही जैसे सल्यूशन दे दिया था, और इज़ाबेल अब चुप ही कर गई थी। हाँ ठीक है, लेकिन मैं लेफ़्ट साइड पे सोऊंगी और तुम राइट पे। हाँ ठीक है, मुझे बस मेरे काका चाहिए, चाहे कोई सी भी साइड हो। वो खुश हो गया था, और इज़ाबेल भी, और अब वो डिनर ही कर रहे थे, और वो शान भी सोच ही रहा था आज की रात फिर से वो अपने बेड पे बिल्कुल भी करवट नहीं ले पाएगा, और उसे दोनों को अपने ऊपर ही सुलाना पड़ेगा, अपनी बीवी को भी और अपनी बेटी को भी। और यही तो हुआ था। वो ऐसे ही आप बेचारा उन दोनों के बीच में ही लेटा हुआ था, और इज़ाबेल जो कि
उसका एक बाजू अपने सर के नीचे रख के आराम से अपने डैडी को हक करके सो रही थी और दूसरी साइड पे बोबो ही था जो उसके दूसरे बाजू पे सर रखे हुए लेटा हुआ था और उसने तो अपनी दोनों टांगें और एक बाजू भी उसके ऊपर ही रखा हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही काका, तो क्या करूं मैं? मुझे कोई स्टोरी सुनाई ना। मुझे कोई स्टोरी नहीं आती। सो जाओ बोबो, मुझे सुबह जाना है ना, मेरे कॉलेज में मैं लेट हो जाता हूँ। बास करें आप, कितने सालों से आप कॉलेज जा रहे हैं और पता नहीं क्यों ही आप बार बार फेल हो जाते हैं। मुझे देखें, मैं तो अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरे से ज़्यादा कोई लायक फायक होगा क्या? हाँ, तुमसे ज़्यादा कोई भी लायक फायक नहीं है, इसीलिए मुझे भी नालायक मत बनने दो, चुप करके सो जाओ। उसने बस उसके फोरहेड पे किस की थी और बोबो हम एकदम से एक्साइटेड ही हो गया था। वो नहीं जानता कि वो क्यों ऐसे फील करता है जब उसके काका उसे कभी कभी फोरहेड पे किस करते हैं। मैं भी आपको किस कर लूँ क्या? हाँ, वो शान कुछ ऐसे हैरानी हुई थी। ये 6 सालों में पहली बार था जब बोबो ऐसे बोल रहा था। कर लो, आप इसको मत बताइएगा। उसने सोई हुई इसाबेल की तरफ इशारा किया था। नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। वो शान के दिल में जैसे थोड़ी थोड़ी अब खुशी जन्म ले ही रही थी। बोबो फिर से उससे अट्रैक्ट ही हो रहा था और बोबो एकदम से ऊपर ही हुआ था। उसने वो शान के फोरहेड पे किसी की थी और वो रुका नहीं। फोरहेड से नोज और फिर नोज से चीक्स और वो शान बस चुपचाप ही ये सब करवा रहा था। उसे आज फिर से अपना पुराना बोबो ही याद आ रहा था जो कैसे वो शान के लिए पागल ही होता था। और आज ये नया बोबो भी कुछ कुछ वैसा ही था। और फिर बोबो ने जैसे बेध्यानी में से ही अपने लिप्स को एकदम से वो शान के लिप्स के ऊपर रख दिया था। ओह, ये तो गंदी बात हो गई। उसने एकदम से पीछे होके अपने मुंह पे हाथ रखा था और वो शान ने अपनी आंखें खोल दी। कोई गंदी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। उसने एकदम से बोबो को जो कि थोड़ा अजीब सा ही फील कर रहा था उसे अपने करीब ही खा लिया था और अब वो उसके लिप्स पे आहिस्ता आहिस्ता से ही छोटी छोटी किसेस किए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद बस वो भी अब कंट्रोल नहीं कर सका। वो भी अब वैसे ही कर रहा था। आवाज़ नहीं करो, वो शियान ने उसे मना ही किया था और दोबारा से उसे अपने करीब ही कर लिया था। और फिर बोबो एकदम से डर के दूर हुआ था। ये बंदरिया उठ जाएगी, ये नहीं उठेगी, हम आहिस्ता से करेंगे। तुम बस मेरे लिप्स को सक करना और मैं तुम्हारे करूँगा। बहुत मज़ा आएगा बोबो, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और हम किसी को नहीं बताएंगे, ये हमारा टॉप सीक्रेट है, समझ गए तुम? वो शान एकदम से जैसे पुराने वाले बन गया था और बोबो ने जैसे सार हिला दिया और अब वो बस आंखें बंद किए अपने हस्बैंड को फील ही कर रहा था और वो शान अपनी वाइफ को।